हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज फिर एक नया वीडियो। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी 7.1 एक्सरसाइज के सवालों की और आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज के सवालों की करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 7.2 एक्सरसाइज के सवालों को करने के लिए हमें विभाजन सूत्र की जरूरत पड़ती है। विभाजन सूत्र की जरूरत पड़ती है। अब विभाजन सूत्र है क्या? अब जानिए, विभाजन सूत्र हम इससे पहले बोर्ड पे हमने वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इस विभाजन सूत्र को हम याद करें या इसका निगमन करें, इसके पहले हम ये जान लें विभाजन क्या है और विभाजन कितने प्रकार से संभव है। मान लीजिए अगर कोई रेखा ए और बी या कोई रेखाखंड है या रेखा मान लीजिए या कोई रेखाखंड है, कोई तीसरा बिंदु सी इस प्रकार हो जो इस रेखा पर स्थित हो। इस रेखा के यानी ए और बी दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु सी है। अगर यह बीच में तीसरा बिंदु सी है तो हम इस सी को ए बी का विभाजक बिंदु कहेंगे। और यह क्या सी क्या है? यहां अंतःविभाजक अंतःविभाजक बिंदु है। यह क्या है? अंतःविभाजक है। यानी जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य मतलब बीच में कहीं भी के बीच कोई तीसरा बिंदु इसको डिवाइड करता है, इसको विभाजित करता है रेखा को, तो हम कहेंगे अंतःविभाजक। और ये कंडीशन और बन सकती है, मान लीजिए ए और बी कोई रेखा हो या कोई रेखाखंड है, इसको हम किसी तरफ बढ़ा दें, इसको सी तक बढ़ाए। देखिए रेखाखंड हमारा ए से कहां तक था? बी तक था। इसको हमने बढ़ाया कहां तक? सी तक था। तो जो ये सी होगा यह रेखा पर कहीं भी स्थित नहीं है, रेखा के बाहर है, किंतु इस रेखा को बढ़ाने पर इस पर स्थित हो रहा है। तो यह सी इस रेखा का बाह्य विभाजक बिंदु है। यहां पर क्या हो गया? सी बाह्य विभाजक हो जाएगा, बाह्य विभाजक। तो हम आज बात करेंगे अंतःविभाजन की। तो जानिए कि जब किसी रेखा के बीच में कोई बिंदु स्थित होता है तो वह बिंदु अंतःविभाजक कहलाता है। और यह प्रक्रिया उसको ज्ञात करना या इस सूत्र को, इसके फार्मूले को ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए अगर ये x1 हो, ये y1 हो और ये आपका x2 हो, ये y2 हो, और यहां पर मान लीजिए c का निर्देशांक नहीं पता है, x और y मान लें, तो इस x y के मान को ज्ञात करना है तो हम अंतःविभाजन सूत्र का फार्मूला प्रयोग करेंगे। जो हमने बोर्ड पे ये फार्मूला आपको दिख रहा है, ये लिखा है जो हमने, यह अंतःविभाजन का सूत्र है। अब ये अंतःविभाजन का सूत्र है, तो अब हम देखते हैं ये अंतःविभाजन का सूत्र आता कैसे। चलिए हम इसका निगमन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो बिंदु हो, दो बिंदु रहेगा तभी तो आप उसको मिला करके रेखाखंड बनाएंगे और उसका क्या विभाजक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए दो बिंदु, एक यहां पर हो कोई बिंदु ए और जिसका निर्देशांक हो x1 y1 और दूसरा बिंदु हो b, दूसरा बिंदु B हो जिसका निर्देशांक हो x2 y2, ये दूसरा बिंदु। और कोई तीसरा ऐसा बिंदु C है या C हो और जिसका निर्देशांक आपने x, y मान लिया, तो अगर और इधर का अनुपात AC जो AC हो या सपोज दैट m1 हो और इधर का क्या हो? m2। यानी जो अनुपात है AC और BC का वह m1 और m1 by m2 होगा। तो हमें यह निकालना है कि m1 और m2 यानी ये x और y का मान क्या होगा। x और y का मान यानी ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु C x y
M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ये आपका हो गया x और यह है y। अगर हम इन तीनों बिंदुओं से x अक्ष पर लंब डाल दें, या लंब डाल दिया हमने A से और C से और B से, इन तीनों बिंदुओं से हमने लंब खींच लिया। जब लंब हम खींच लिए, इसको यल, यम, यन हमने नामकरण कर दिया, कोई भी नाम रख दिया। अब A से इस आधार यानी x अक्ष के समांतर अगर इसको खींच दें ऐसे, तो यहां पर चूंकि समकोण लंब गिरा है 90 अंश, या भी 90 अंश का होगा, या भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से C से हम MN के समांतर खींच दें, तो यहां से या भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो A, B, C का नाम हम यहां रख चुके हैं और इसका नाम रख देते हैं D। ध्यान दीजिएगा, चित्र को खाली समझ लिया तो फिर सवाल में कोई दम नहीं है, इस निगमन में कोई दम नहीं है। हमने कहा x1 y1 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु x2 y2 है। इनको जब मिला दिया दोनों को, तो इनके मध्य में या कहीं पर कोई इसके बीच में कहीं कोई बिंदु C है जिसका निर्देशांक xy है। इसी xy को हमको ज्ञात करना है और यहां तक की दूरी ये m1 है, या इधर की m2 हो। अब देखिए, हमने अब यहीं से हम अगर ये कहें दो त्रिभुज जो बन गए, अब इसका भी नाम D है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यहां मान लीजिए E रख देते हैं, E। इस त्रिभुज में AEC और CDB दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो आपको समरूप मिलेगा। आप समरूप कैसे जानेंगे? समरूप देखिए, कोई भी अगर दो त्रिभुज हो, कोई भी दो त्रिभुज दिए गए हों, इन दोनों त्रिभुजों में अगर दो कोण समान हो जाए, इसका यह कोण मान लीजिए इसके बराबर हो गया, एक कोण या 90 अंश हो जाए, ये 90 अंश हो गया, कोई भी कोण हो जाए, यानी कोई दो कोण समान हो जाए दो त्रिभुजों के अलग अलग, तो त्रिभुज समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम प्रयोग यहां करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं जो हमने किया कि माना A, B पर कोई बिंदु CXY है, यह कोई बिंदु है, और अगर यह कोई बिंदु है, इतना है, अब ACB से x अक्ष पर लंब डाला, ये लंब भी हमने डाल दिया, देखिए हमने लंब खींचा है, ये लंब डाला। लंब डालने के बाद क्या कर, जो आपने किया वही कर लिख दीजिए केवल। अब क्या है, A से LM तथा C से MN के समांतर, यानी आधार x अक्ष के समांतर AE तथा CD खींचा। x अक्ष के समांतर AE एवं CD खींचा, AE और CD खींच दिया। जब x अक्ष के समांतर AE और CD हमने खींचा तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, AEC और CDB। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज AEC एवं त्रिभुज CDB। इन दोनों त्रिभुजों में यानी ए, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, त्रिभुज AEC एवं त्रिभुज BDC में
थोड़ा सा चेक कर लें, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा। यानी त्रिभुज AEC एवं त्रिभुज BDC में, अब शायद दिख रहा होगा आपको, BDC में। अब देखिए यह त्रिभुज AEC BDC में, यहां से देखिए यह जो है यह भी x अक्ष के समांतर है और यह भी x अक्ष के समांतर है, इसलिए यह कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे संगत कोण के नाते। कोण A बराबर कोण C, कारण क्या है? संगत कोण, संगत कोण है। अगर इतना लिख दिया तो हो गया, क्योंकि संगत कोण जांचने वाला ये जान जाएगा कि समांतर होते हैं। अब यह देखिए कोण E बराबर कोण D 90 अंश, कोण E बराबर कोण D बराबर 90 अंश, क्योंकि आपने लंब डाला है। अब इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? इसलिए त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज BDC ये समरूप हो गए। अगर त्रिभुज समरूप हो जाए, अभी आप हो सकता है समरूप न पढ़े हो, तो आप केवल अभी तत्काल में जान लीजिए कि समरूप दोनों त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसकी संगत भुजा या M1 है या M2 है, इसलिए M1 बटे M2। ठीक है, यह भुजा कर्ण वाली कर्ण ले लिया, आधार बटे आधार कर दीजिए, बराबर AE बटे CD बराबर CE बटे BD। ये त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। समानुपाती माने उनका भिन्न अनुपात जो है बराबर होगा। तो M1 बटे M2 बराबर AE बटे CD बराबर CE बटे BD, वो हमने लिख दिया। अब यहीं से थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अगर हमें जो जो लिखा गया उसी का मान निकालते हैं। AE बराबर क्या होगा? AE देखिए यहां से यहां तक यह दूरी, AE बराबर क्या होगा? AE को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि OM माइनस OL, OM माइनस OL बराबर, देखिए OM माइनस OL किया था मैंने, बीच का आ जाएगा यह दूरी AEC के बराबर होगी। OM माइनस OL कर दिया AE को। OM का मान क्या होगा? देखिए इसके ऊपर जाइए, इसका निशान क्या है? x और y है, x y। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले x अक्ष पर जो दूरी होती है उसी को पहले लिखा जाता है भुज, और उसके बाद ऊंचाई वाले को कोट लिखा जाता है। तो यहां से OM का मान कितना होगा? OM का मान x होगा, हो गया आपका x माइनस OL, इसका पहला यानी x1 माइनस x1। अब इसके बाद किसकी जरूरत है? CD की। तो चलिए CD निकाल लेते हैं। CD बराबर, अब CD किसके बराबर होगा? ON माइनस OM, ON माइनस OM बराबर ON कितना है? ON यानी यहां इसके ऊपर जाइए x2 y2, यानी पहला वाला इसका x अक्ष होगा, यानी x2 माइनस OM यहां है, इसका ऊपर जाइए x मिलेगा आपको पहले नंबर पे x। अब AE निकल गया, CD निकल गया, अब CE चाहिए। CE बराबर, CE कितना है? CE यह वाली दूरी है, CE को लिख सकते हैं ME माइनस CM, EM माइनस CM बराबर। अब यहां देखिए EM कितना है? EM यह EM है, EM किसके? अब जब आपको ऊंचाई यानी y अक्ष के समांतर रेखा की जरूरत पड़े, उसकी लंबाई की जरूरत पड़े, तो उसके सीध में कोई बिंदु खोजिए। इस सीध में कोई बिंदु मिला? हाँ यहां पर है बिंदु, कौन है? y1 है। तो ये आपका y1 के बराबर हो जाएगा, ये आपका y1 के बराबर होगा। तो आपका आ गया y1। किसको चाहिए आपको? आपको चाहिए CE को चाहिए, सॉरी यहां गलत लिख दिया गया है, देखिए आपको चाहिए CE यह है, तो CE को लिख सकते हैं CM माइनस EM, इसको लिखेंगे CM माइनस EM।
CM माइनस EM। जो CM है, CM ये ऊंचाई इतनी है, तो अब देखिए जो ऊंचाई होती है वही आपकी कोट होती है, तो ये आपका हो गया y माइनस, अब EM की स्थिति में कौन सा बिंदु है, x1 y1, यानी यह ऊंचाई कितनी है, y1 है, y1। अब किसकी जरूरत है, BD की, BD बराबर, जो BD है या BD को लिख सकते हैं BN माइनस DN, BN माइनस DN। BN में से पूरे में से अगर नीचे का काट दें तो यही तो बचेगा ऊपर का। आइए ध्यान दीजिए, M2 से कंफ्यूज मत होइएगा, M2 ये वाले कर्ण है, M2 कर्ण है। अब BN क्या है, BN B से N तक, N पहुंचे यानी B तक पहुंचे जब, तो यहां पर कौन बिंदु मिला, x2 y2, यानी यह YH के समांतर है, यानी कोटि है, कोटि आपकी क्या होगी, y2 होगी, y2 माइनस ND, ND इस स्थिति में कौन सा बिंदु है, y। अब आपने देखा कि M1 बटे M2 बराबर A बाई CD C बाई BD जो आपको मिला था, इस फार्मूले में इस जो सूत्र आपको, इसका समीकरण कोई नाम रखते तो मान लीजिए समीकरण 1 हो, इस समीकरण 1 की जो भी जरूरत, जिसकी भी जरूरत थी वो समस्त चीजें आपको प्राप्त हो गई। जब वो समस्त चीजें प्राप्त हो गई तो चलिए हम लोग इन मानों को उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हो जाएगा M1 बाई M2 बराबर, देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, M1 बाई M2 आपको लिखने का दिख जाएगा भी, M1 बाई M2 बराबर, अब देखिए A बाई CD, A का मान निकल गया x माइनस x1 बाई CD का मान निकल गया x2 माइनस x बराबर, अब CE का मान y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, ये हमने मान रख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इधर का हो गया, अब जगह हमारे पास नहीं दिख रही है, इसलिए हम चित्र को मिटा देते हैं। आप 2 पार्ट में रोक करके वीडियो चित्र बना लीजिएगा। यहां पर जो है हम इतने को पहला दोनों पार्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, तो M1 बाई M2 बराबर x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा M1 x2 माइनस M1 x बराबर M2 x माइनस M2 x1। अब देखिए हम x वाले को बाएं में लाते हैं, तो माइनस M1 x माइनस M2 x बराबर माइनस M2 x1 माइनस M1 x2। x कॉमन ले लिया जाए या माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, M1 प्लस M2 बराबर, इधर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो M2 x1 माइनस M1 x2, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा M2 x1 प्लस, सॉरी यहां माइनस कॉमन ले तो प्लस बचेगा, प्लस M1 x2 बाई M1 प्लस M2। ये x का मान आया, यही तो हमने फार्मूला लिखा था ऊपर। अब जिस प्रकार से हमने x का मान निकाला, इसी प्रकार से M1 बाई M2 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y कर ले पहला, और इसको हल कर लें तो इसी प्रकार से आपको y का मान मिलेगा। इसी प्रकार y बराबर M2 x1 प्लस M1 x2, सॉरी y का मान अभी y, ये y बाई M1 प्लस M2, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो ये आप कंफर्म रूप से याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपने विभाजन सूत्र ज्ञात कर लिया। अब विभाजन सूत्र पर आधारित सवालों को हम करेंगे।
एक जो विभाजन सूत्र एक और है, उसका जिक्र इस एक्सरसाइज में है नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ आप सीधे सीधे जानिए कि अभी जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई हो, उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आप इतना याद कर लीजिए कि अगर x1 y1 कोई दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 कोई दो बिंदु दिए गए हों, तो उस पर कोई तीसरा बिंदु C हो जिसका निर्देशांक x और y हो, तो उस x और y का मान m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2 तथा y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2, यह x और y का मान आता है। आपको थोड़ा सा इसे याद करने का तरीका बता देते हैं। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे आप? याद करने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई दो बिंदु A और B दिए गए हों और कोई तीसरा बिंदु C हो, इसका निर्देशांक x1, y1 तथा इसका निर्देशांक x2, y2 हो और इसका निर्देशांक x, y हो, इधर m1 हो और इधर का m2। तो इस x का मान, अंतःविभाजन सूत्र x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या होगा जानिए। यहां m1 को पकड़िए, इसको x का मान निकालने के लिए इसके उल्टे दिशा वाले पहले वाले में गुणा करें। चूंकि पहला निकालने जा रहे हैं, देखिए भुज निकाल रहे हैं x का मान, तो इसको x वाले में गुणा कर दीजिए। इसको उठा के x में गुणा करें तो क्या होगा m1 x2 प्लस, अब m की गुणा यहां कर दिया, अब इस दूसरे m2 पकड़िए, इसके पहले वाले में गुणा कर दीजिए प्लस m2 x1 बटे इसको जोड़ दीजिए m1 प्लस m2। याद हो गया आसानी से कि नहीं? इसी प्रकार से अगर y को निकालना है तो देखिए m1 पकड़िए, इसके y वाले में गुणा कर दीजिए m1 y2 प्लस m2 इसके y वाले में करिए m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपको किसी भी प्रकार से याद तो होना ही चाहिए। अगर आप याद नहीं करेंगे तो अगली एक्सरसाइज के सवालों को नहीं कर पाएंगे। तुरंत जो हम अगला वीडियो देने जा रहे हैं उसमें हम 7.2 एक्सरसाइज के सवालों को करने जा रहे हैं, जो कि इन्हीं फार्मूलों पर बेस होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।